हेलो इंजीनियर्स, आई एम बाबू। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोडायनमो टाइप पावर फैक्टर मीटर के बारे में बात किया था और उससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोडायनमो टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में बात किया था। आई होप कि आपने वो दोनों ही वीडियोस देख ली हैं और आपको मैंने जो भी वहाँ पे जानकारी बताई थी वो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग फेज सीक्वेंस मीटर के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के सेमेस्टर एग्जाम में, साथ ही में इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग मेनली इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फेज सीक्वेंस मीटर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही में रोटेटिंग टाइप फेज सीक्वेंस मीटर के बारे में बात करेंगे और स्टैटिक टाइप फेज सीक्वेंस मीटर के बारे में बात करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल रही हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल एंड तक की देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में पढ़ा रहा हूँ, इसकी PDF आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से मेरी वेबसाइट है जो कि गूगल पे रन कर रही है, इसलिए आप इस पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं कई सारे कंसेप्ट पर हिंदी में पोस्ट लिखता रहता हूँ, तो आप उन पोस्टों को पढ़ करके भी अपने इलेक्ट्रिकल के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिएगा अब वीडियो के मेन कंटेंट पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में फेज सीक्वेंस मीटर के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग फेज सीक्वेंस मीटर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका जनरल वे समझ लेते हैं। देखिए, फेज सीक्वेंस जो मीटर होता है, ये एक प्रकार का मीटर होता है जो कि हमारे फेज के सीक्वेंस को चेक कर रहा होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये फेज का सीक्वेंस क्या है? डोंट वरी, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं आपको बिल्कुल ईजीएस्ट वे में बताऊं तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया में 95% या मैं ये कहूँ 98% जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्मेट में होता है, राइट। अब ऐसे में अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, इसको इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब कि ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग 3 फेज़ AC सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब 3 फेज़ AC सिस्टम में जो हम लोग 3 वायर्स लेते हैं, ये हमारे RYB के क्रम में होते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि ये RYB के ही क्रम में हों, और जब हम इसे किसी लोड को दे रहे हों या फिर हम किसी भी मशीन में इसे कनेक्ट कर रहे हों, तो ये हमारे सही सीक्वेंस के साथ में ही जोड़े जाने चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास कोई एक मोटर है, इसमें हमें तीनों ही कनेक्शन एक साथ प्रोवाइड करने हैं, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है या 3 फेज़ सिंक्रोनस मोटर है, ऐसी कंडीशन में अगर हमें इसे कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं, तो जो इसका आर का टर्मिनल होगा उसमें आर को देना पड़ेगा, वाई टर्मिनल होगा वाई को देना होगा, बी टर्मिनल होगा तो बी में को देना होगा, ठीक है। ये ज़रूरी होता है। पर क्या होता है कि जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं अपने अल्टरनेटिंग करंट को और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये ज्ञात नहीं हो पाता है कि कौन सा हमारा फेज़ आर है, कौन सा हमारा फेज़ बी वाई है, कौन सा हमारा फेज़ बी है। तो इस कंडीशन से निपटने के लिए हम लोग RYB को जानने के लिए हम लोग एक मीटर का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग फेज सीक्वेंस मीटर कहते हैं। ये मीटर हमारा यही बताता है कि RYB कौन कौन सा है। अच्छा, ये कैसे काम करता है, इसके सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वन बाय वन हम सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन पूछता है कि फेज सीक्वेंस मीटर का क्या एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन को भी आप बता सकते हैं। बाकी आपको रिटन फॉर्मेट में यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका आपको PDF मिल जाएगा। इस PDF का जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये भी एप्लीकेशन आप बता सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब हमारा लोड होता है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा लोड है और लोड की हमारी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, लोड की कैपेसिटी बढ़ गई है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा जनरेटर होगा या अल्टरनेटर होगा, तो इसे हमें लोड को सप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर हमारे लोड की सप्लाई
डिमांड लोड की बढ़ गई है तो ऐसे में ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत होगी। अब ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत है तो ऐसे में क्या करना होगा कि हमें अपने जनरेटर को चेंज करना होगा। लेकिन कभी कभी जनरेटर को चेंज करना इकोनॉमिकल नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो लोड की डिमांड बढ़ी है उसी रेटिंग में हम लोग एक और जनरेटर ला करके पहले वाले जनरेटर के पैरेलल में ऑपरेशन करा देते हैं, मतलब कि इसके साथ में पैरेलली जोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोड की डिमांड बड़ी होगी वो हमारी दोनों ही जनरेटर के साथ में शेयर हो जाती है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर के में भी होता है कि अगर आपके कॉलोनी की लोड की डिमांड बढ़ जाती है तो एक यूपीपीसीएल का आदमी आता है, जो भी आपकी तरफ कॉम लगता हो, उस डिस्कॉम का एक आदमी आता है और आपके कॉलोनी का ट्रांसफार्मर में पैरेलल ऑपरेशन कर देता है। मतलब कि एक ट्रांसफार्मर अगर लगाता है तो दो ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगा करके चला जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। ये कंसेप्ट दूसरी चीज़ है, लेकिन अभी यहाँ पे बस केवल आपको मैं छोटा छोटा सा बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आया कि अगर हमारे लोड की डिमांड बढ़ जाती तो ऐसे में हमें जनरेटर या फिर हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसका पैरेलल ऑपरेशन कराना होता है। तो जब पैरेलल ऑपरेशन कराते हैं तो हमें कई सारी चीज़ों का बारे में ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप ये समझ सकते हैं, जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर को आपस में जोड़ते हैं, मतलब पैरेलली जोड़ते हैं, तो ऐसे में मुख्यतः निम्न बातों का ध्यान रखना होता है कि दोनों ही अल्टरनेटर व ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी हो वो हमारी समान होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों ही ट्रांसफार्मर की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो समान होना चाहिए, और साथ ही में जो दोनों ही अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर है उनका फेज सीक्वेंस भी समान होना चाहिए। फेज सीक्वेंस समान होने का मतलब क्या है कि आर को आर के साथ जोड़ा जाए, बी वाई को वाई के साथ में और बी को बी के साथ में जोड़ा जाना चाहिए, तभी हम लोगों का पैरेलल ऑपरेशन जो होता है वो हमारा सही से हो पाता है। ठीक है, तो इसको काम को करने के लिए क्या होता है कि फेज़ अगर हमें देखना है कि हमारे दोनों ही अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी जो है वो समान है या नहीं है, ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज़ करेंगे। दोनों ही ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी नाप लेंगे और अगर समान होती तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से वोल्टता नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। और अगर फेज़ हमें देखना है कि दोनों ही का फेज़ सीक्वेंस क्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फेज़ सीक्वेंस मीटर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई होप कि अब तक आपके माइंड में फेज़ सीक्वेंस मीटर का जो एप्लीकेशन होने वाला है वो समझ में आ गया कि फेज़ सीक्वेंस मीटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। छोटा सा रिमाइंड दिला देता हूँ कि जब हम अपने लोड को सप्लाई देते हैं, अननोन एसी फेज़ सीक्वेंस सप्लाई देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस अननोन सप्लाई के फेज़ सीक्वेंस को जानने के लिए भी हम फेज़ सीक्वेंस मीटर का यूज़ करते हैं, या फिर अल्टरनेटर या फिर ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन को कराने के लिए भी हम लोग फेज़ सीक्वेंस मीटर का पहले यूज़ करते हैं। देखते हैं कि कौन सा फेज़ हमारा वाई है, कौन सा बी है और कौन सा आर है। इसको जानने के बाद हम उन्हें पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको यहाँ पे ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने यहाँ पे डीप एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप यहाँ से भी आकर के समझ सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करा है कि फेज़ सीक्वेंस क्या होता है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी तक मैंने बात किया कि इसकी जो एप्लीकेशन होती है इसके बारे में बात किया, और फेज़ सीक्वेंस मीटर क्या कर रहा होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब बात कर लेते हैं कि फेज़ सीक्वेंस मीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे फेज़ सीक्वेंस मीटर जो होते हैं कि हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा रोटेटिंग टाइप फेज़ सीक्वेंस मीटर होता है, दूसरा हमारा स्टैटिक टाइप फेज़ सीक्वेंस मीटर होता है। अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि रोटेटिंग टाइप फेज़ सीक्वेंस मीटर क्या होता है। देखिए, जो रोटेटिंग टाइप फेज़ सीक्वेंस मीटर होता है इसका काम भी समान ही होता है कि फेज़ के सीक्वेंस को समझना। लेकिन ये जो रोटेटिंग टाइप फेज़ सीक्वेंस मोटर होता है ये हमारा इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पर काम कर रहा होता है। मतलब कि जैसे इंडक्शन मोटर होती है, थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर, उसी की तरीके ये भी हमारा काम कर रहा होता है। ठीक है, अब ये थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, तो ये जो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के सिद्धांत पर काम करती है। चलिए अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है। देखिए, ये मान लीजिए कि हमारी हमारी मोटर है थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर। यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ। ये मान लीजिए हमारी एक थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर का स्टेटर है और ये हमारा अंदर एक रोटर है।
अब जो हमारी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर होगी इसमें हम लोग RYB 3 सप्लाई देंगे। तो जो स्टेटर में हमारी वाइंडिंग होगी RYB 3 फेज़ की जो सप्लाई होगी, इसमें जैसे हम लोग RYB कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक RMF बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या होता है, इसके बारे में किसी डिटेल्ड सेक्शन में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि एक तरीके का हमारा फील्ड बनता है। जैसे MMF होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, उसी तरीके से हमारा RMF बनता है, जो कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट का रोटेटिंग फील्ड इसका बनता है यहाँ पे। अब ऐसा होने से क्या होता है कि ये जो फील्ड होगा, ये हमारा फील्ड इस अपने रोटर से कट करता है। रोटर क्या होता है कि रोटर हमारा शॉर्ट सर्किटेड होता है, ये इलेक्ट्रिकली किसी भी तरीके से हमारे मोटर के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। अब ये जो हमारा RMF बन रहा था स्टेटर फील्ड की वजह से, ये हमारा रोटर के साथ में कनेक्ट होता है, और जैसे हमारा रोटर के साथ में ये फील्ड कनेक्ट होता है तो रोटर में क्या होगा कि एक तरीके से हमारा EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि फ्लेमिंग के फैराडे के लॉ के अनुसार कि अगर हमारा कोई भी फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि EMF जनरेट होता है हमारे कंडक्टर में। तो कंडक्टर में क्या होगा, यहाँ पे EMF जनरेट हो जाएगा रोटर में। अब EMF जनरेट होगा तो ये जो EMF हमारा रोटर होता है, ये एंटरिंग के थ्रू शॉर्ट सर्किटेड होगा। अब ऐसे में क्या होगा कि रोटर में हमारा करंट फ्लो होने लगेगा, और करंट क्या करेगा, इसको अपोज करेगा और रोटेट करने लगता है। आप समझिए कि हमारा इंडक्शन मोटर रोटेट करने लगता है। तो यहाँ पे ये काम था इंडक्शन मोटर का। तो अभी तक ये समझे कि जो हमारा रोटेटिंग टाइप फेज सीक्वेंस मीटर होता है, ये हमारा इंडक्शन मोटर की तरह काम करता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल की तरह काम करता है। आप इतना समझ लीजिए। अगर अभी तक आपको इंडक्शन मोटर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, बस इतना आपको लाइन अभी समझ लेना नहीं है। ठीक है, अभी ये जो हमारा मीटर होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर इस मीटर में क्या होता है कि 3 हमारे कनेक्शन दिए होते हैं, जिसमें ये डिफाइंड रहता है कि ये कनेक्शन R का है, ये कनेक्शन Y का है, और ये कनेक्शन हमारा B का है। अब मान लीजिए कि कोई हमारे पास अननोन AC सप्लाई है जो कि 3 फेज में है, उसको हम लोग इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर ये AC सब फेज सीक्वेंस में आती है, मतलब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में आती है। अब यहाँ पे समझिएगा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस क्या होता है और नेगेटिव फेज सीक्वेंस क्या होता है। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का मतलब क्या है कि RYB। ठीक है, अगर हमारा कनेक्शन RYB के फॉर्मेट में है तो इसे हम लोग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कहेंगे। और अगर हमारा कनेक्शन YRB या फिर कुछ इस तरीके का है कि YBR कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव फेज सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब वो समझिएगा, अगर हमारे पास से एक अननोन कोई फेज है, हमारे पास में 3 फेज है सप्लाई है, तो अगर हम लोग अपने इस फेज रोटेटिंग टाइप फेज सीक्वेंस मीटर को हम लोग ये सप्लाई देते हैं, और हमारा जो यहाँ पे इंडिकेटर है वो हमारा कुछ इस तरीके से अगर रोटेट करने लगता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम समझते हैं कि जो हमने सप्लाई दी है वो RYB के फॉर्मेट में, मतलब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में है। अगर इसी की जगह हमारा जो सप्लाई होती है वो हमारी इस तरीके से होती है, कोई भी अगर जो फेज़ होता है वो हमारा बदल जाता है, या फिर RYB पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में नहीं होती, नेगेटिव फेज सीक्वेंस में होती है, तो ये हमारा जो तीर का निशान है, जो ये डिस्क है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगती है। तो आई होप कि अभी तक आप रोटेटिंग टाइप फेज सीक्वेंस मीटर का वर्किंग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। बाकी इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो कंस्ट्रक्शन क्या है कि इस मीटर, जो ये मीटर होता है, ये पहली बात तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में ये वर्क कर रहा होता है। इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है इसका किस तरीके से होता है ये समझिएगा। इस मीटर में जब 3 फेज AC सप्लाई दी जाती है, जो कि स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड हो सकती है RYB के क्रम में पॉजिटिव फेज सप्लाई, ठीक है, ये समझिएगा। तब इसकी वाइंडिंग में के अक्रॉस एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF जनरेट हो जाता है। मैंने बताया था, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। इस डिवाइस में एक एल्युमिनियम की वृत्ताकार डिस्क लगी होती है, जो कि एक केंद्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एल्युमिनियम के वृत्ताकार डिस्क को कट करता है। ऐसा करने से क्या होता है कि वृत्ताकार जो डिस्क होती है उसमें एक EMF बन जाता है। जैसे हमारा इंडक्शन मोटर के रोटर में EMF बन जाता है, वैसे क्या होता है कि जो हमारी डिस्क होगी, इसकी यहाँ पे डिस्क में अगर आपको दिखाऊं तो ये मैंने दिखाया ना आपको डिस्क,
ये जो डिस्क ऐसे घूम रही है ये डिस्क ही है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे उस डिस्क में क्या बनता है, ईएमएफ बन जाता है और डिस्क में करंट का प्रवाह होने लगता है। जाहिर सी बात है कि डिस्क में क्या होगा कि ईएमएफ बनने से करंट का प्रवाह होगा। अब जो ये करंट प्रवाहित होती है ये हमारी एडी करंट की भांति व्यवहार करती है। एडी करंट कैसी होती है, भंवर धाराओं की तरह ये कार्य करती है, ठीक है। डिस्क में उत्पन्न करंट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मिलकर क्लॉकवाइज एल्युमिनियम की वृत्ताकार डिस्क को घुमाने लगती है। अगर सही फेज सीक्वेंस होगा, मतलब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होगा, RYB के फॉर्मेट में होगा, तो ये कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी। और अगर हमारा फेज सीक्वेंस RYB की अपेक्षा नेगेटिव फेज सीक्वेंस है तो हमारी जो डिस्क होगी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे अब तक आप। अब यदि डिस्क को दिया गया 3 फेज सप्लाई हमारा नेगेटिव है तो हमारी डिस्क क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। कंस्ट्रक्शन कंक्लूजन के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कंक्लूजन देख सकते हैं। यदि अज्ञात फेज सीक्वेंस इस डिवाइस में लगाया जाता है तो डिस्क का रोटेशन देखकर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि लगाया गया फेज सीक्वेंस का क्रम सही है या फिर गलत है। आई होप कि आप रोटेटिंग फेज सीक्वेंस मीटर के बारे में अब तक आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं अपना बेस्ट तरीके से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि स्टैटिक टाइप फेज सीक्वेंस मीटर के बारे में। दोस्तों एक बार कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, अगर मुझसे कोई भी कमी होती है मेरे वीडियोज़ लेक्चर में तो कमेंट करके आप बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ में शेयर करूँ लेक्चर्स। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे प्रमोट करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें, ठीक है। तो उससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है और मैं आगे से ज़्यादा लेक्चर्स को डिलीवर कर सकूँगा आपके साथ में। चलिए अभी बात कर लेते हैं स्टैटिक टाइप फेज सीक्वेंस मीटर के बारे में। इस उपकरण का उपयोग भी जो होता है वो 3 फेज AC सप्लाई के फेज सीक्वेंस को नापने के लिए, मतलब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रोटेटिंग टाइप फेज सीक्वेंस मीटर की भांति ही इसका होता है, परंतु इसमें किसी भी प्रकार का रोटेटिंग एलिमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वहाँ पे हमारा एल्युमिनियम की डिस्क थी वो रोटेट हो रही थी ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए क्या क्या इसका नाम होता है, स्टैटिक टाइप फेज सीक्वेंस मीटर इसका नाम होता है। अब इसका थोड़ा बारे में बता देते हैं। देखिए हमें 3 फेज AC सप्लाई का फेज सीक्वेंस ना जानना है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो ये डिवाइस होगा इसमें 3 हमारे टर्मिनल होंगे RYB के नाम से। जो हमारा RYB जो होगा वो हमारा हमेशा स्टार कनेक्टेड ही होता है, ठीक है, स्टार कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पे जो N, यहाँ पे जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट में ये तीनों टर्मिनल मिलेंगी, इस पॉइंट में हमारा क्या बनेगा, N बनेगा, न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। अब R और N के बीच में हम लोग एक लैंप लगाएंगे, लैंप A, और Y और N के बीच में लैंप B हम लोग लगाएंगे, और वो B और N के बीच में हम लोग एक इंडक्टर लगाते हैं। अब ये जो इंडक्टर होता है इसका रेजिस्टेंस हमारा लैंप A और लैंप B की तरह समान ही होता है। अब क्या होगा कि हम जैसे ही अपनी अननोन AC सप्लाई की फेज़ को हम इसके साथ में जोड़ते हैं, मैं कलर बदल दूँ चाहिए तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये मैं R ले लेता हूँ, ये Y ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे बी के लिए ब्लू ये ले लेता हूँ ना। जैसे हम लोग ये सप्लाई जोड़ते हैं, अगर हमारी सप्लाई सही क्रम में होगी तो जो हमारा बल्ब बी होगा, जो हमारा बल्ब बी होगा वो क्या करेगा, अधिक तेज़ी से ब्राइट करेगा। अगर हमारा जोड़ी गई सप्लाई का फेज सीक्वेंस पॉजिटिव है, मतलब RYB के फॉर्मेट में है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा बल्ब बी होगा वो हमारा ग्रो करेगा ए के कंपैरेटिव, मतलब जलेंगे दोनों ही बल्ब, जलेंगे तो दोनों ही बल्ब, लेकिन क्या होगा कि बी वाला जो बल्ब होगा वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जलेगा, ज़्यादा चमकदारी के साथ जलेगा ए के कंपैरेटिव में। अगर हमारा फेज सीक्वेंस गलत होता है तो हमारा जो लैंप ए होगा वो ज़्यादा तेज़ जलेगा लैंप बी के कंपैरेटिव में, ठीक है। तो अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। बाकी कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है कि इस डिवाइस में RYB 3 टर्मिनल होते हैं, इन टर्मिनलों को आपस में स्टार कनेक्टेड जोड़ा जाता है, जिससे एक न्यूट्रल पॉइंट N प्राप्त होता है। टर्मिनल R और N के बीच में लैंप A जोड़ते हैं, इसी प्रकार टर्मिनल Y और N के बीच में लैंप B
जोड़ा जाता है। टर्मिनल बी और एन के सीरीज में एक इंडक्टर जोड़ा जाता है। इस इंडक्टर का कुल रजिस्टेंस लैम्प ए और बी के कुल रजिस्टेंस के बराबर होता है। यही मैंने आपको ऊपर भी बताया था। वर्किंग देख लीजिएगा। वर्किंग क्या है कि जब किसी अज्ञात 3 फेज एसी सप्लाई में फेज सीक्वेंस को ज्ञात करना होता है तब उसके टर्मिनल इस डिवाइस के टर्मिनल के साथ में जोड़ दिए जाता है। यदि फेज सीक्वेंस का क्रम RYB है तो लैंप बी, यहाँ पे याद रखिएगा, लैंप बी ए की तुलना में अधिक तेजी से प्रकाशित होगा। और यदि अज्ञात फेज सीक्वेंस की सप्लाई RYB की सीक्वेंस में नहीं जोड़ा गया है तो लैंप ए का प्रकाश लैंप बी की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ही आपको दोनों के ही टाइप्स, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बता दिए हैं। और जो हमारा रोटेटिंग टाइप फेज सीक्वेंस मीटर होता है और स्टैटिक टाइप फेज सीक्वेंस मीटर होता है वो दोनों ही मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को बिल्कुल दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और अभी अगर आपके लिए कोई भी माइंड में डाउट होता है, वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन होती है तो कमेंट करिए, या फिर आप मुझसे मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। और मेरे अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी पोस्ट में भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी मुझसे आप बात कर सकते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी तरीके की और भी आप पोस्ट पढ़िए, आपके लिए ही है। जैसे ये सभी पोस्ट मैं आपके लिए लिखता हूँ, हिंदी में आपके लिए पोस्ट है, इन पर वीडियोज़ भी मैं बना चुका हूँ तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।